गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने पोलराइजेशन को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोलराइजिंग पावर। तो मेन पॉइंट क्या है, जो पोलराइजेशन हुआ या पोलराइजिंग पावर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। पोलराइजेशन मतलब कोई एलिमेंट लिया जिसका पोलराइजेशन हो, और पोलराइजिंग पावर मतलब पोलराइजेशन मतलब होगा आपका जिसका क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफॉर्मेशन, वो क्या करता है पोलराइजेशन। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफॉर्मेट करवाए वो होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को जनरली हम कैटायन के टर्म में डिनोट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए पोलराइजिंग पावर, तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि पोलराइजिंग पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटायन की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलराइजेशन पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन। अब कुछ देख लेते हैं हम। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपके पास लिथियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज और एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। इसमें जो पोलराइजेशन पावर है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो दूसरा आइटम होगा उसको पोलराइज इजीली कर लेगा। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इस साइड जाने पर साइज बढ़ रही है, और इस साइड आएंगे तो हमारा पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा। पोलराइजेशन पावर में इतना ही है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। क्लियर। अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कभी कुछ ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर इसको हमको क्लियर करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं हम जिंक के लास्ट में जाएगा H2P6G10 Zn2 प्लस में, और मैग्नीशियम आएगा H2P6। दोनों पर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर अब इसमें बात किया जाए कि किसका पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होगा, यानी कौन सा आइटम दूसरे को कितना ज़्यादा पोलराइज करेगा, तो सिंपल सी बात है कि आपने देखा जिसकी साइज छोटी होती है, क्लियर, वो ज़्यादा पोलराइज करेगा। और एक पॉइंट देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट, जिसमें आप देखते हैं कि आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड नंबर ऑफ सेल होंगे, और इन नंबर ऑफ सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन। और अब शेल्डिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तरफ अट्रैक्ट करता है, प्लस इसको भी अट्रैक्ट करता है। क्लियर। तो जब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये अट्रैक्ट हो, इसकी इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की तरफ क्या अट्रैक्ट होगी, तो इसके इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन। तो नहीं, ये क्या कर रहा है, इसके न्यूक्लियस चार्ज को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यानी शेल्डिंग इफेक्ट क्या करता है, न्यूक्लियस चार्ज को रिड्यूस करने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शेल्डिंग पावर की, तो सबसे ज़्यादा शेल्डिंग पावर किसमें होता है, एस में, फिर किसमें होता है, पी में, और फिर किसमें होता है, डी में, और फिर किसमें होता है, एफ में। ये शेल्डिंग पावर है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है, शेल्डिंग इफेक्ट कम होता है कंपेरिजन टू एस और पी में। इसलिए जहाँ पर डी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है कंपेरिजन टू एस और पी के। तो ये हो गया स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ये हो गया नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो अगर इस कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे, तो इस कॉन्फिगरेशन में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, डी ऑर्बिटल में। और डी ऑर्बिटल क्या होता है जी, शेल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होगा, और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे एटम को बहुत ज़्यादा पोलराइज करेगा। क्लियर है ना। यानी इसका पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम होगा स्यूडो नोबल गैस का कंपेरिजन टू नोबल गैस। क्लियर। अब देखते हैं कहाँ पर पोलराइजेशन होता है और कहाँ पर पोलराइजेशन नहीं होता। अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है जी, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं होता, यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं होता। जहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड होगा वहाँ पोलराइजेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है भाई, इनमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती नहीं, क्या उससे भी ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन नहीं होगा। देखिए जब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड में पता है क्या क्या होता है जी, ओवरलैपिंग,
कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। अब ये क्या है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है, एक एटम द्वारा दूसरे एटम के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेना, पेनिट्रेट करना, ठीक है ना। तो ये इसकी इतनी जगह को पेनिट्रेट कर लिया है, ये इसकी इतनी जगह पेनिट्रेट किया है, क्या हम इसे बोलते हैं, पेनिट्रेशन। तो जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। ओके, तो इतना जो क्लियर हो गया कि पोलराइजेशन जहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही मैक्सिमम होगी। क्लियर है। और पोलराइजेशन जितना कम होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी। अगर कोई डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। यानी कोई भी अगर डोनर एटम है अगर उसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी। ओके, हम डिस्कस करने से आपको दिया है वाटर। वाटर में देखिए, वाटर दिया और HO माइनस दिया है, तो किसकी न्यूक्लियोसिटी मैक्सिमम होगी, मैंने बताया था एनायन की हमेशा न्यूक्लियोसिटी मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि उसका पोलराइजेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो H2 और HO में किसकी न्यूक्लियोसिटी ज़्यादा होगी, यानी हमेशा मोर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, HO माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए ROH, अब यहाँ पर क्या है RO माइनस दिया है, तो किसकी न्यूक्लियोसिटी मैक्सिमम होगी, RO माइनस की। सिमिलर देखिए यहाँ पर दिया है NH3 NH2 माइनस और NH2 2 माइनस, तो किसकी न्यूक्लियोसिटी ज़्यादा होगी, जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइन चार्ज होंगे, मैक्सिमम और नेगेटिव चार्ज होंगे, उनमें पोलराइजेशन मैक्सिमम होगा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है क्यों होता है और कैसे होता है। यहाँ पर देखिए ये दिया कार्बोनिक एसिड दिया है RC डबल बॉन्ड OH, आपने दिया RC डबल बॉन्ड O माइनस, यानी ये क्या है, इसके कब्जे में मोर न्यूक्लियोफाइल है। ये तो हमने दिखा दिया किस पर, एनाइन, एनाइन पर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट पर। मैंने पहले बताया था जो उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा कम होगी। अब देखिए यहाँ पर दिया है CH3 माइनस NH2 माइनस HO माइनस एंड फ्लोराइड माइनस। आपको पता है कि इस साइड आप जाएंगे, इस साइड तो आपको क्या इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, और डोनर में क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड इंक्रीज करें तो न्यूक्लियोफिलिटी किस साइड होगी, इस साइड होगी, क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। तो कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, CH3, उसके बाद NH2, उसके बाद HO माइनस, उसके बाद फ्लोराइड माइनस। जो हमने डिस्कस किया वो हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है जी, अल्फा इफेक्ट। व्हाट इज द अल्फा इफेक्ट। तो देखो हम सीधे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, डिफिनेशन नहीं देंगे इसका। एग्जाम्पल देखिए क्या बोलता है अल्फा इफेक्ट। देखो अल्फा इफेक्ट मैंने बताया, जैसे आपके पास कोई क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और आपके पास वहाँ हेट्रोएटम है और उस हेट्रोएटम के बगल में कोई दूसरा हेट्रोएटम है, यानी इसकी मान उसकी ये पोजीशन है, इसमें क्या है, अल्फा पोजीशन है, ठीक है ना। तो या इसको मान अल्फा पोजीशन पर कोई आपका हेट्रोएटम दिया है, तो उस हेट्रोएटम के कारण क्या होगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। और क्यों होगी ये देखिए, जैसे NH2 है यहाँ पर, क्लियर, और यहाँ पर क्या है NH2। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों एटम है, यहाँ पर ये दोनों एटम है। अब इनमें किसके पास डोनेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो इसमें देखिए इसके पास डोनेबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या है जी लोन पेयर और यहाँ भी क्या है लोन पेयर। अब क्या होगा, लोन पेयर यहाँ पर रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा लोन पेयर टू लोन पेयर तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी डोनेबिलिटी इंक्रीज करती है। इसी को हम बोलते हैं अल्फा इफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर हाँ सेम पोजिशन आप कही हमने बताया, तो यहाँ पर क्या मान लीजिए कोई दूसरा आइटम ने यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, क्लियर, ये ले लिया हमने क्या है NH2 और आपने ये कंपाउंड लिया। अब पता है यहाँ पर आपको कि ये जो है जी नाइट्रोजन क्या है, बेटर डोनर कंपेरिजन टू ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे क्या है जी ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, इसके बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन होने से इसकी डोनेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अल्फा इफेक्ट पर में प्रॉब्लम करते हैं, आपको प्रॉब्लम यही दिया है, क्लियर है, इनमें से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो देखो आपको मैंने पहले बताया था कोई हेट्रोएटम होगा, उसके बगल में जो एटम होगा अगर वो भी क्या होता है हेट्रोएटम होगा या कोई या कोई डोनर एटम होगा, तो उनके बीच में क्या होता है रिपल्सन इंक्रीज होगा, और रिपल्सन इंक्रीज होगा तो उनका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या है जी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, क्लियर ना। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं या इसको आप बॉन्ड में दिखाएं, क्लियर, यहाँ भी कैसे है जी अल्फा एटम है, क्लियर। तो देखिए
ये आपका है ए, ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका सी। अब देखिए डोनबिलिटी चेक करते हैं, तो इसके अल्फा पोजीशन पर ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन मैक्सिमम होगा। तो जब रिपल्सन मैक्सिमम होगा मतलब इसकी न्यूट्रल हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बी की सबसे ज़्यादा होगी। अब सी पर आइए, तो सी पर देखिए हमने मान लिया ये हो गया अल्फा, ये क्या पोजीशन हो गया, बीटा, ये भी क्या हो गया, बीटा। यानी दोनों किस पोजीशन पर जा रहे हैं, हेटेरोएटम बीटा पोजीशन पर जा रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जा रहा है इनके बीच में। इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो जो आप लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्सन का जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो फेल हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा, सबसे लेस डोनर, उसके बाद कौन आएगा, ए, उसके बाद कौन आएगा, सी। ये आपके हो गए न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर। अब हम डिस्कस करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और जिसमें से आपको बताया गया है, जैसे आप पहले जानते हैं कि व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे आपको बताया है HCl कैसा होता है जी, पोलर, और CCl4 कैसा होता है, नॉन पोलर। कैसा होता है, नॉन पोलर। अब हमको ये चेक करना है, जैसे कहीं भी आप रिएक्शन मटेरियल देखते हैं, कहीं भी रिएक्शन होता है उसमें ऐसे कुछ देते हैं, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट दे देते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट पे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कि पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज कैसे करती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है किसी न किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो डायरेक्टली अटैच किसी भी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ भी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। क्लियर। अब मान लीजिए चलिए आपके पास है सोडियम ब्रोमाइड। अब सोडियम ब्रोमाइड को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया। अब वाटर कैसा होता है, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक। क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है डायरेक्टली किससे अटैच होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से, और ये कैसा बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको डिजोल्व करते हैं तो ये एक्वस फॉर्म हो जाता है, Na+ एक्वस और Br- एक्वस। क्लियर। आपको पता है कि ये क्या है, कैटायन है, और ये क्या है, एनायन है। तो जो एनायन होता है वो जनरली किस टर्म में आता है, न्यूक्लियोफाइल। तो ब्रोमीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब हमको ये देखना है कि इसकी न्यूक्लियोसिटी, यानी अगर इसी को किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना है तो इसकी न्यूक्लियोसिटी इस H2O में क्या होगी, यानी इस H2O में आने के बाद उसकी न्यूक्लियोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ये डिपेंड करता है कौन सा सॉल्वेंट आपने यूज किया है। अब देखिए H2 होता है तो यहाँ पर कैसा पार्शियल नेगेटिव, जो यहाँ पर कैसा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसको हम ऐसे डिनोट कर ले रहे हैं। क्लियर। अब अगर सोडियम प्लस लेंगे तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सोडियम के साइड आ जाएगा, और जब Cl- लेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो Cl- के साइड आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी सोडियम प्लस को क्या कर रहा है, ये सॉल्वेटेड कर ले रहा है H2 मॉलिक्यूल, और यहाँ भी क्लोरीन को भी क्या कर रहा है, सॉल्वेट कर ले रहा है H2 मॉलिक्यूल। इन दोनों में सॉल्वेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसका क्लोरीन है ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन, इसका मतलब दोनों में सॉल्वेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, अब सॉल्वेशन हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो मूवमेंट करने का, इस मतलब सॉल्वेशन हो तो इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी, और साइज बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, इसको जहाँ पर अटैक करना है उतना फास्ट से अटैक नहीं करेगा। इससे ये क्लियर हुआ कि अगर सॉल्वेशन करते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल या सोडियम ब्रोमाइड में जब H2 के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्रोमीन बनता है एक्वस, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी जिससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये होता है सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिसिटी पे इफेक्ट। हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी अभी चेक किया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलवेज क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब हम चेक करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं होता। जैसे आप देखते हैं सोडियम ब्रोमाइड। अब सोडियम ब्रोमाइड को आप डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मान लीजिए आप किसमें ब्रेक होता है, Na+Br- होता है। तो यहाँ पर चेक कर जो Na+ है, ये मैंने जो बनाया है, ये क्यों बनाया है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसमें पता है यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, कैटायन को सॉल्वेट कर ले रहा है। कैटायन जो है, कैटायन जो बनता है उसको सॉल्वेट कर लेगा। क्या होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन के साइड से इस क्या करेगा, इस चारों तरफ सोडियम को क्या कर लेगा, सॉल्वेट कर लेगा, सॉल्वेशन कर लेगा। लेकिन अगर आप निगेटिव चार्ज की बात, निगेटिव लेके चलते हैं, निगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल लेके चलते हैं, अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसा चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज। अब इसके साथ इसको क्या करना है जी, सॉल्वेशन करना है। अगर सॉल्वेशन करना है तो ये दो बल्कि ग्रुप है मिथाइल मिथाइल, ये क्या करेंगे, ये बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर रिपल्सन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिपल्सन करेंगे। क्लियर, इसका मतलब रिपल्सन होगा। इससे ये चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के साथ डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो जब पोलर एप्रोटिक के साथ इंट्रैक्शन नहीं होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो सॉल्वेटेड कम होगा। जब सॉल्वेटेड कम होगा तो उसके क्या मोबिलिटी मैक्सिमम होगी। जब उसकी मोबिलिटी मैक्सिमम होगी मतलब वो फास्ट अटैक करेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं तो हमारे न्यूक्लियोसिटी डिक्रीज करती है, और जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं तो हमारी न्यूक्लियोसिटी इंक्रीज करती है। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन जनरली लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड को Na के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसमें क्या होता है Na+ टूटता है, N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके साथ जो सॉल्वेंट लिया डाइमिथाइल फॉर्माइड, अगर डाइमिथाइल फॉर्माइड लिया इसका मतलब क्या हो गया, पोलर कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जिसका मतलब N3- यहाँ पर सॉल्वेटेड नहीं होगा, N3- सॉल्वेटेड नहीं होगा मतलब ये कैसे रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन को इजीली से रिमूव कर लेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मिथाइल OH ये कैसा है, ऑक्सीजन जो है जो कि डायरेक्टली किससे है, हाइड्रोजन एटम से। इसका मतलब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, N3- को सॉल्वेट कर लेगा, और जब N3- को सॉल्वेट कर लेगा तो इसकी न्यूक्लियोसिटी को डिक्रीज कर देगा। इसमें ये रिएक्शन फास्ट होगा और ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो ये होगा पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक।